तो साथियों, जैसा कि आपको विदित है, आज की जो चर्चा का उद्देश्य है वो ये है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 और निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के नियम 2011 के तहत प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थियों को, कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को नो डिटेंशन पॉलिसी रखी गई थी। और नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत ये निर्देशित किया गया था कि किसी भी बच्चे को उस कक्षा में, जिस कक्षा में वो अध्ययनरत है, उसको सत्रांत परीक्षा में के उपरांत पर्याप्त दक्षता और कौशल जब वो ग्रहण कर ले तब हमें उसको कक्षोन्नत करना था, परंतु उसको उस कक्षा में रोकना नहीं था। मतलब नो डिटेंशन पॉलिसी थी, जिस पर ग्रहण कर अब इसमें यदि हम देखते हैं, इसके अनुसार नो डिटेंशन पॉलिसी पर जब भारत शासन में विभिन्न प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों के माध्यम से ये विषय उठाया गया और इस विषय के तहत भारत शासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि राज्य अपने क्षेत्र के बारे में निर्णय लें। तब हमारी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश का राजपत्र दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कक्षा 5 एवं 8 में बोर्ड की परीक्षाओं के अनुरूप परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। और इन परीक्षाओं में यदि बच्चे अपना पर्याप्त उपलब्धि प्राप्त नहीं करते हैं, जितनी की आवश्यक थी, वो दक्षता कौशल प्राप्त नहीं करते हैं, तो उनको उसमें रोका जाए और उनको एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए। मतलब परीक्षा के परिणाम के बाद बच्चा का यदि परिणाम वो नहीं आता है तो बच्चे को रोका जाएगा वार्षिक परीक्षा के परिणाम में, फिर उसको एक अवसर दिया जाएगा परीक्षा का और उसके बाद उस बच्चे को अगली कक्षा में कक्षोन्नत किया जाएगा यदि वो उत्तीर्ण होता है तो। मतलब अब डिटेंशन पॉलिसी लागू हो गई है और इस कारण से ये डिटेंशन पॉलिसी शासकीय और अशासकीय अनुदान प्राप्त सभी संस्थाओं में लागू है। और इसलिए वर्ष 2022-23 से, क्योंकि 2019 में आने के बाद कोविड आ गया और कोविड के कारण हम उसको लागू नहीं कर सके, शासकीय विद्यालयों में तो हमने प्रक्रिया जारी रखी, परंतु कोविड के बाद जब हम पूरी तरीके से हमारा शिक्षण सत्र चालू हो गया है तो इसके लिए अब सभी विद्यालयों में जो मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त है उन सभी में लागू होगा। और चूंकि मान्यता नियम ये कहते हैं कि जो भी मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त करेगा विद्यालय, उसको मध्य प्रदेश शासन के नियमों का पालन करना होगा। और ऐसी स्थिति में इस परीक्षा में आपको सहभागिता करनी है। इसलिए इस परीक्षा के बारे में आपको ब्रीफ हम यहाँ दे रहे हैं कि परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होगा, परीक्षा में किस प्रकार की ब्लूप्रिंट का उपयोग करेंगे, प्रश्नों के स्तर किस प्रकार के होंगे, और हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से कक्षा 1 से 5 के बीच परीक्षा प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आप बच्चों का आकलन करेंगे। और इसलिए बच्चों में परीक्षा का भय व्याप्त ना हो, इसलिए हम आपसे परिचर्चा कर रहे हैं कि बच्चों के साथ एक संवाद बनाएगा विद्यालय प्रशासन, विद्यालय का मैनेजमेंट, विद्यालय के शिक्षक उनको अवगत कराएंगे
उनको अभ्यास कराएंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आप टूल तैयार करेंगे वो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आपको जो भेजा जा रहा है ब्लूप्रिंट उसके अनुसार होगा। इसलिए उस ब्लूप्रिंट को समझ लें, अपने शिक्षक साथियों को समझा दें। ये विद्यालय के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह अपने शिक्षकों को इस ब्लूप्रिंट के बारे में समझाएं, उनसे चर्चा करें और उसके बाद उसमें जो ब्लूप्रिंट में निर्देश दिए जा रहे हैं उसके अनुसार प्रश्नों के स्वरूप तैयार करें, उनकी समीक्षा करें, समीक्षा करके और एक परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार कर बच्चों को परीक्षा लें। और इस प्रकार की परीक्षाओं का या उस प्रकार के प्रश्नों का, प्रश्न का स्वरूप क्या है, नॉलेज के कितने होंगे, अंडरस्टैंडिंग कितने होंगे, एप्लीकेशन के कितने होंगे या क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चन कितने होंगे, हायर ऑर्डर स्किल्स के क्वेश्चन कितने होंगे, उस पर आपको विस्तार से अभी हमारे साथी आपको बताएंगे। मेरे साथ आज मिस्टर खरे जो कि कंट्रोलर एग्जामिनेशन है और मिस्टर अजय सक्सेना जो कि कोऑर्डिनेटर एग्जाम है, डॉक्टर सुबोध सक्सेना जो कि कोऑर्डिनेटर करिकुलम है और डॉक्टर वीवीपी सक्सेना वीवीपी गुप्ता जो कि मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर लोकेश खरे जो कि हिंदी भाषा के एक्सपर्ट हैं। ईवीएस में श्रीमती शशि दिवाकर रहेंगी। उर्दू के संबंध में डॉक्टर आसिफ अली डॉक्टर आसिफ रहेंगे। मराठी के संबंध में श्रीमती अडलक रहेंगी। तो मैं आपका अब इस विषय में विस्तृत संवाद के लिए मैं अपने साथियों को आमंत्रित करता हूं। मिस्टर अजय आपके सामने विस्तार से ही कार्य योजना रखेंगे। सभी साथियों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज से पहले दिनांक 10/10/2022 को एक YouTube लाइव कक्षा 5-8 की शंका समाधान के संबंध में किया गया था। फील्ड से बहुत सारी शंकाओं को मेल द्वारा भेजा गया था जिसको हम लोगों ने कंपाइल किया था और हमारे संचालक महोदय का ये कहना था कि फील्ड से जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान उन शालाओं तक पहुंचे ताकि वह सहज महसूस करें, कहीं भी कोई हतोत्साहित ना हो। और यही कारण है कि ये YouTube लाइव की एक श्रृंखला के रूप में राज्य शिक्षा केंद्र सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं से एक संवाद स्थापित कर रहा है, जिसके माध्यम से आप और हम एक निश्चित समझ के ऊपर समझ स्थापित कर सकें और आगे की रणनीति तैयार कर सकें। साथियों, हमारे राज्य शिक्षा केंद्र से 12/9/2022 को प्रथम निर्देश मूल्यांकन का जारी हुआ था, जिसमें एक संक्षिप्त रूपरेखा रखी गई थी। इन पत्र के अंदर क्या है, किस प्रकार के निर्देश हैं, उस पर मैं बात करूंगा। दूसरा पत्र जो है वो 29/9/2022 को जारी हुआ है, जिसमें सत्र 22-23 में कक्षा 5 और 8 में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस पत्र में टाइम टेबल दिया गया है और साथ में एक ब्लूप्रिंट दिया गया है जिस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा पत्र जो है वो दिनांक 10/10/2022 को जारी हुआ है, जिस पत्र के अंदर भाषा चयन की भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण दिया गया है और एक स्पष्ट आदेश दिया गया है
ताकि शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं में भाषा चयन के मामले में स्पष्टता हो। साथियों, जैसा कि हमारे नियंत्रक पाठ्यक्रम सर द्वारा पहले ही बताया गया है, यहाँ पर 5वीं और 8वीं के संबंध में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसमें 2 बिंदु समाहित रहेंगे। एक वर्तमान में जो कि 7 नवंबर से 16 नवंबर के मध्य होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा है, उसके संबंध में क्या निर्देश हैं, किस प्रकार से काम होना है। अभी जब मैं YouTube लाइव में यहाँ आने वाला था, इससे पहले ही हमारे फील्ड से कुछ पालकों ने मुझे फोन करके कुछ प्रश्न किए थे। तो निश्चित रूप से ये मैं जानता हूँ कि फील्ड में लगभग सभी लोगों के संज्ञान में ये बात आ गई है कि वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा जो है उसमें राज्य शिक्षा द्वारा, केंद्र द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी उसमें कुछ संशय की स्थितियां हैं। साथियों, सबसे पहले मैं अर्धवार्षिक परीक्षा पर कुछ निर्देशों पर बात करना चाहूंगा, उसके बाद मैं ब्लूप्रिंट पे बात करूंगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो हमने निर्देश जारी किए हैं उसमें बड़ा स्पष्ट उल्लेख अशासकीय शालाओं के लिए पृथक से किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि अशासकीय शाला हमारे राज्य शिक्षा केंद्र से जो ब्लूप्रिंट दिया गया है उस ब्लूप्रिंट के आधार पर 31 अक्टूबर तक जो पाठ्यक्रम पढ़ाया गया है शाला स्तर पर, वह अशासकीय शालाएं, अनुदान प्राप्त शालाएं अपने शाला स्तर पर प्रश्न पत्र निर्मित करेंगी। इसमें कोई संशय की स्थिति न रखें। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि राज्य स्तर से टाइम टेबल निर्धारित किया गया है। वो परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं 7 नवंबर से 16 नवंबर की अवधि के बीच में होंगी। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी राज्य शिक्षा केंद्र से निर्धारित किया गया है, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र इस ब्लूप्रिंट के आधार पर शाला स्तर पर बनाए जाएंगे, उन शाला के शिक्षकों द्वारा बनाए जाएंगे, और अर्धवार्षिक परीक्षा इन निर्धारित तिथियों में शाला में ही आयोजित होगी। इन अर्धवार्षिक परीक्षा में जो परीक्षा उपरांत मूल्यांकन का कार्य है वह भी शाला स्तर पर ही आपके द्वारा किया जाएगा। यह प्रश्न पत्र 50 अंक के होंगे और शाला स्तर पर इनका मूल्यांकन किया जाएगा। 31 अक्टूबर तक जो पाठ्यक्रम जिस शाला ने जो पढ़ाया है उस आधार पर वो प्रश्न पत्र निर्मित होंगे। इसमें एक बात और रखी गई थी कि जो प्रश्न पत्र अशासकीय शालाओं में बनाए जाएंगे उस प्रश्न पत्र की एक कॉपी वह विकासखंड बीआरसीसी, विकासखंड शोध समन्वयक को, जो बीआरसीसी हैं, उनको जमा कराएंगे। यह भी इसमें एक उल्लेख था। तो साथियों, यह अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में जो कुछ सामान्य बातचीत थी वो मैंने आपसे इसमें उल्लेखित की है। अब साथियों, मैं अर्धवार्षिक परीक्षा के ब्लूप्रिंट के बारे में आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। अजय सर, मैं एक ठीक है। अजय सर, स्टार्ट करें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि अभी जो बात चल रही है इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो कृपया जो YouTube के कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट डाल दीजिए। हम बाद में जो और अगला YouTube लाइव करेंगे या पत्र के माध्यम से, ताकि हम आप लोगों को बता सके कि आपकी शंकाएं हैं वो किस तरह से उनका निराकरण किया जा रहा है। धन्यवाद सर। तो साथियों, ब्लूप्रिंट पे बात करने से पहले मेरे को एक बात और आप लोगों को बतानी है कि देखिए, एनसीईआरटी द्वारा जो पिछला कठिन समय रहा था, जहां शालाएं बीच बीच में बंद भी करनी पड़ी थी, बच्चों की उपस्थिति भी इरेगुलर हुई, कोविड की परिस्थितियां भी रहीं,
इस कारण से लर्निंग लॉस हुआ। इस लर्निंग लॉस के लिए एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के अनुसार हम लोगों को अपना पाठ्यक्रम में कुछ कटौती करनी पड़ी। लगभग 60% पाठ्यक्रम इस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, जिसका विभिन्न विषय वाले हमारे जो समन्वयक साथी आएंगे वो आपसे चर्चा करेंगे। और ये पाठ्यक्रम क्या है ये भी हम आप लोगों को अतिशीघ्र शेयर कर देंगे। साथियों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि माह नवंबर के पश्चात हमारी शासकीय शालाओं में 8th ग्रेड लेवल का शिक्षण कार्य आरंभ होगा। 8th ग्रेड लेवल का शिक्षण कार्य का अर्थ यह हुआ कि अगर कोई बच्चा कक्षा 5 में है तो उसको नवंबर माह के बाद, मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा के उपरांत 1 नवंबर से, अर्धवार्षिक परीक्षा 1 नवंबर से हमारा जो वार्षिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम है वो पढ़ाना शुरू किया जाएगा। और जहां तक मैं शासकीय शालाओं से के बारे में जानता हूं, वहां आरंभ से ही उस कक्षा का शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी हमारे बच्चों ने जिस कक्षा की परीक्षा 5वीं की उनको देनी है, उसका शिक्षण कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया है, क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके लिए 1 नवंबर से लेकर जो परीक्षा तक, सत्रांत तक पर्याप्त समय है। इस बात के माध्यम से मैं यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पाठ्यक्रम की दृष्टि से शासकीय शालाओं से ज्यादा पढ़ा चुके हैं, ऐसी स्थितियां फील्ड में हैं। अब इसके बारे में और भी 3 दिन तक लगातार ये शैक्षिक संवाद है, कक्षा 5 के संबंध में, कक्षा 8 के संबंध में जो विषयवार संवाद रखा गया है, उस संवाद को स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य यह है कि हम यह स्पष्ट कर सकें कि किसी प्रकार से भी कोई भ्रांति, कोई शंका हमारे फील्ड में, किसी शाला के अंतर्गत, किसी मैनेजमेंट के अंतर्गत पालकों के बीच में कोई भ्रांतियां ना रहें। और यह ऐसा नहीं है कि यह शैक्षिक संवाद आखिरी शैक्षिक संवाद है। आपको जब जब इस प्रकार की कोई भ्रांति है, मूल्यांकन कक्ष और पाठ्यक्रम कक्ष हमेशा आपकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए तत्पर रहेगा। साथियों, अब मैं आपसे कक्षा 5 और 8 के अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु जो ब्लूप्रिंट दिया गया है उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। दिनांक 29/9/2022 को जो पत्र यहां से जारी हुआ है वो अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में है, जिसके साथ ब्लूप्रिंट की कॉपी और अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 5 और कक्षा 8 का समय सारणी संलग्न कर जिलों को प्रेषित की गई है। जो भी हमारे जिले के अधिकारी जुड़े हैं उसमें उनके लिए संचालक महोदय ने निर्देशित किया है कि यह जानकारी, यह पत्र समस्त संबंधित अशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। और संभव है उन लोगों ने इस संबंध में ये पत्र, ये जानकारी आप तक शेयर की होगी। साथियों, इस पत्र के परिशिष्ट 3 पर एक ब्लूप्रिंट अंकित है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप जैसा देख पा रहे हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक एक एक अंक के प्रश्न हैं जो कि बहुविकल्पीय MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसको कहते हैं, वह होंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न का वेटेज 1 होगा।
इसके सामने उन्होंने कहा है कि जैसे आप कोई एक एमसीक्यू लिखते हैं, तैयार करते हैं, एक आइटम तैयार करते हैं, तो उसका स्तर क्या है? क्या वह ज्ञानात्मक है? क्या वो अवबोधात्मक में, मतलब नॉलेज बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, या वो इससे ऊपर के लेवल पर है जिसको हम आजकल हॉट कहते हैं, उस लेवल पर? किस लेवल का आप प्रश्न उसको मानते हैं? क्या रिकॉल करने का है, या उसमें कुछ बच्चे की समझ के उपरांत उसको कुछ जवाब मिलेगा, या केवल याद करने, रोट मेमोरी के आधार पर? अगर रोट मेमोरी के आधार पर सीधा सीधा भारत की राजधानी क्या है ऐसा प्रश्न है, तो यह जो है नॉलेज बेस्ड का प्रश्न है। और मैं कहूं कि हमारे मध्य प्रदेश के नक्शे में चंडीगढ़ किस दिशा में है, तो ये थोड़ा सा अवबोध और एप्लीकेशन लेवल की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो दूसरा जो कॉलम है जिसमें कौशल लिखा है, उसमें लिखा है कि वो नॉलेज बेस्ड है, जिसको मैं रिकॉल टाइप का प्रश्न मानता हूं। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, क्या बच्चे को उसमें कुछ सोच कर समझना पड़ेगा तब उत्तर बनेगा क्या? या एप्लीकेशन बेस्ड है, या वो हायर ऑर्डर थिंकिंग का है? किस लेवल का प्रश्न है, इसका आकलन शिक्षक जरूर करेंगे जिस समय वो एक आइटम तैयार करेंगे। इस कॉलम में उनको यह लिखना है कि वह किस लेवल का प्रश्न है। के अगर नॉलेज बेस्ड का है, यू अगर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड का है, एप्लीकेशन बेस्ड का है। राम बाजार गया, उसके पास 20 रुपए थे, 2 रुपए की चॉकलेट खरीदी, 4 रुपए का उसने स्लेट खरीदी, और 1 रुपए की उसने कुछ और आइटम खरीदा। उसने कुल कितना सामान खरीदा, अब उसके पास कितने पैसे बचे? ये कुछ जो फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमारे विषय समन्वय उदाहरणों के माध्यम से आपको स्पष्ट करेंगे। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। और जो आपने नेस के नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में आपने बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग के प्रश्न रहते हैं। तो इन प्रश्नों के बारे में हम विभिन्न प्रश्नों के, विभिन्न विषय के प्रश्नों के माध्यम से आपसे विस्तार में इसमें चर्चा करेंगे। मेरा उद्देश्य तो ये है कि इस ब्लूप्रिंट की समझ हमारे सब शिक्षक साथियों को हो जाए, यह बात मैं बताना चाहता हूं। तो जो सेकंड कॉलम है जिसमें कौशल लिखा है, इसमें प्रश्न के सामने या तो आपको वो नॉलेज बेस्ड का है तो के लिखना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड का है तो यू लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन बेस्ड का है तो ए लिखना पड़ेगा, और होट्स लेवल का है, हायर ऑर्डर थिंकिंग का है, तो HOTS लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद में कठिनाई स्तर। वह प्रश्न कैसा है? इजी है, एवरेज है, या डिफिकल्ट? आप उसको क्या, उसका उस प्रश्न के बारे में आपका असेसमेंट क्या है? तो तीसरा जो कॉलम है कठिनाई स्तर में, अगर वो इजी मानते हैं आप तो वहां पर ई लिखेंगे। अगर एवरेज है, इजी का मतलब, इजी का हम माने किसको इजी? क्या हमारे ज्यादातर बच्चे उन प्रश्नों को हल कर पाते हैं? इजी क्वेश्चन है। एवरेज तो ज्यादातर नहीं कर पाते, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई की है वो सब कर लेंगे। डिफिकल्ट, जो केवल बहुत अच्छे से पढ़ाई, गहराई से पढ़ाई की है, विषय की समझ उनको अच्छी है, डिफिकल्ट। तो जो कठिनाई स्तर है, वो कठिनाई स्तर इजी को ई, एवरेज को ए, और डिफिकल्टी को डी के रूप में तीसरे कॉलम में लिखना होगा। आप सब लोग एनसीईआरटी की पुस्तकों से वाकिफ हैं। हर पाठ में आप जब अनुक्रमणिका देखेंगे, सारणी देखेंगे, टेबल देखेंगे, कंटेंट की लिस्ट देखेंगे, तो वहां पर आपको लर्निंग आउटकम्स दिखेंगे। यह जो अवधारणा आपने पूछी है, यह किस लर्निंग आउटकम से संबंधित है, उसका कोड यहां लिखना है। उदाहरण के लिए M501 गणित का, M स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स,
501 कोई उसका कोड है, येलो कोड है, जो किसी विशेष विषयांश के लिए है, कुछ विशेष दक्षता के लिए है, विशेष कौशल को विकसित करने के लिए है, ऐसी लिस्ट दी गई है। तो जब आप प्रश्न तैयार कर रहे होंगे, जिसमें अभी बहुत आगे चर्चा होगी, हमारे गणित के बीवी गुप्ता जी इस पर, हमारे लोकेश भाई इस पर डिटेल से बातचीत करेंगे। तो मैंने अभी 1 से लेकर 10 प्रश्नों के बारे में आपसे बात की है। ये वस्तुनिष्ठ हैं और 1 नंबर के ये प्रश्न है। 11 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न है, इसके आगे लिखा है SA, इसका मतलब है शॉर्ट आंसर। हिंदी में हम लोग इसको लघु उत्तरीय बोलते हैं। 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे और इसमें कोई भी चॉइस या इंटरनल चॉइस जिसको कहते हैं अथवा नहीं दिया जाएगा। 11 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। हम लोग जो लघु उत्तरीय को परिभाषित करते हैं, जो संक्षेप में एक बच्चा उत्तर दे पाए। कक्षा 5 का बच्चा है तो 2-3 लाइन में उत्तर दे पाए, 4 लाइन में उत्तर दे पाए। कक्षा 8 का है तो कुछ लाइन उसके लिए बढ़ सकती। आप लोग भी जानते हैं, आप कोई भी जो पुस्तकें आप अभी तक देखे हैं, आप लोगों के प्रचलन में है, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो जहां पर भी हमारा उद्देश्य प्रश्न के स्वरूप को लेकर जो बात है, वो ऐसे का मतलब यही है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसका संक्षेप में उत्तर दिया जाना संभव हो, ऐसे प्रश्न हमारे 3 अंक के हैं। और यह प्रश्न भी हमारे प्रत्येक प्रश्न के आगे उसकी कौशल, मतलब वो नॉलेज बेस के हैं, एप्लीकेशन बेस के हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस के हैं, हॉट टाइप के हैं, उसको भी अंकित करना पड़ेगा। इजी है, एवरेज है और डिफिकल्ट है, वो भी अंकित करना होगा। और यह प्रश्न हमारे 3 अंक के रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताई, इसके बीच में कोई इंटरनल चॉइस नहीं दी जाएगी। इसके बाद में 21 और 22 जो प्रश्न हमारा है, यह LA लिखा है, लॉन्ग आंसर। हिंदी में इसको हम लोग निबंधात्मक प्रश्न टाइप का कहते हैं। ऐसे प्रश्न जो थोड़े से, जिसकी व्याख्या करके लिखना हो, थोड़े लंबे उसके उत्तर हो, ठीक है ना। यह प्रश्न 2 हैं और ये 5-5 अंक के हैं। तो यह हमारा ब्लूप्रिंट है। इसका एक हिस्सा ब्लूप्रिंट का मैंने आपसे चर्चा करी, इसका छोटा सा हिस्सा एक और है। यहां पर देखेंगे, ये प्रश्न पत्र की संरचना, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5-8 का प्रश्न पत्र हमारा 50 अंक का रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 50 अंक का रहेगा और उसमें 10 प्रश्न बहुविकल्पीय रहेंगे, 10 प्रश्न 3 अंक के रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। इसके नीचे एक छोटी सी टेबल बनी है जिसमें कहा गया है इजी, मतलब जो सरल प्रश्न है। सरल प्रश्न को मैं पहले परिभाषित किया है, जिसको ज्यादातर बच्चे हल कर लेते हैं, वो लगभग कितने प्रतिशत रहेंगे? 30% रहेंगे। एवरेज प्रश्न यह लगभग 50% रहेंगे। मतलब आप देखिएगा, 50 और 30, 80% प्रश्न जो है वो हमारे एवरेज और इजी टाइप के हैं। केवल 20% प्रश्न जो है वो उनका कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल का। प्रश्न पत्र बनाते समय
यह भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र ऐसा ना हो कि बहुत डिफिकल्ट बन जाए, प्रश्न पत्र ऐसा ना हो कि बहुत सरल बन जाए, क्योंकि हमारी क्लास में हर एक प्रकार का बच्चा होता है। इसीलिए यहाँ पर एक हमने डिस्ट्रीब्यूशन पहले से फिक्स कर दिया है कि 30% प्रश्न जो है वो सरल प्रकार के होंगे, 50% प्रश्न जो है वह जो है एवरेज लेवल के होंगे, और 20% केवल 20% प्रश्न जो है वो डिफिकल्ट लेवल के हैं। तो साथियों, ये हमारा ब्लूप्रिंट है, और कक्षा 8-5 की जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए भी ब्लूप्रिंट यही रहने वाला है, लेकिन वह परीक्षा 60 अंक की होगी। तो यहाँ पर जो हमारे ऊपर देखा ना, हाँ ऊपर जो लर्निंग लॉन्ग आंसर टाइप के हैं क्वेश्चन, वो 2 थे अर्धवार्षिक में, वार्षिक परीक्षा में वो 4 हो जाएंगे, 5-5 अंक के 2 प्रश्न बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूं कि लॉन्ग आंसर में भी इंटरनल चॉइस नहीं दी जाएगी, अथवा की गुंजाइश पूरे प्रश्न पत्र में नहीं होगी। तो साथियों, ये मैं कुछ ब्लूप्रिंट पे आपसे जो चर्चा की थी, ताकि आपकी एक बेहतर समझ हो सके, आप एक बेहतर प्रश्न पत्र का निर्माण कर सकें। मैं पुनः कुछ बातें कह देता हूं। शाला स्तर पर अशासकीय शालाओं को प्रश्न पत्र बनाने हैं। ब्लूप्रिंट हमने दिया है। 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर की अवधि जो है, इसके बीच में जिस दिनांक में जो परीक्षा है उसको आयोजित करनी है। प्रश्न पत्र का निर्माण शाला स्तर पर होगा, मूल्यांकन भी शाला स्तर पर होगा। अंकों को आपको 50 में से प्रत्येक प्रश्न पत्र 50 अंक का है। बच्चों के प्राप्तांकों को आपको एक गोशवारा बना लेना है, क्योंकि बाद में जब हमारे एग्जाम पोर्टल जब आपके आएगा तो आपको बच्चों के 50 अंकों में से जो प्राप्तांक हैं इसकी प्रविष्टि जो है वो आपको एग्जाम पोर्टल पर करनी है। एग्जाम पोर्टल जो है वो हमारा 17 नवंबर से खुलना, 17 अक्टूबर से खोला जाना संभावित है। कई जिलों से फोन आ रहे थे, तो हम 17 अक्टूबर तक इसको खोलने की स्थिति में आ जाएंगे। उसमें बच्चों का पंजीयन वगैरह सब जो है वो पंजीयन और सत्यापन का काम होगा, उसके संबंध में हम अलग से आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू। आगे जो है भाषा का चयन के संबंध में जो निर्देश जारी किए गए हैं दिनांक 10/10 को, उसके संबंध में मैं आदरणीय खरे सर से बोलूंगा कि वो चर्चा करें। सभी को नमस्कार। धन्यवाद सक्सेना जी। जैसा कि सक्सेना जी ने बताया, तो कक्षा 5 और 8 की जो परीक्षाएं हैं यह बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जा रही हैं। इसमें किसी को भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी को हतोत्साहित होने की आवश्यकता है। इस परीक्षा कराने का मात्र उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वह अच्छा कौशल प्राप्त करें। इसके लिए 10 तारीख को जो यूटिलाइज किया गया था, इसमें डायरेक्टर सर ने विस्तार से आप सभी को बता दिया है। उसमें भाषा चयन के संबंध में भी सर ने बताया था, और 10 तारीख को ही इसके संबंध में एक लेटर जारी किया गया है, क्योंकि कई विद्यालयों द्वारा भाषा चयन में कुछ गलतियां की जा रही हैं, जिसे स्पष्ट करना आवश्यक है। सबसे पहले हम यह बता दें कि कक्षा 5 में जो भाषाएं हैं उसमें केवल 2 भाषाओं का चयन की प्रक्रिया है। माध्यम आपके जो भी हों, उस माध्यम के अनुसार आपको भाषा चयन करना होता है। जैसा कि मध्य प्रदेश में अभी माध्यम चल रहे हैं, 4 माध्यम में परीक्षा आयोजित हो रही है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी। यदि
इसमें जो उदाहरण दिया गया है इस आदेश में, उस उदाहरण को ही हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाह रहे हैं। हिंदी माध्यम का छात्र है तो उसका विशिष्ट भाषा हिंदी ही होगी। प्रथम भाषा, जिसे हम विशिष्ट भाषा भी कहते हैं, उसे हिंदी के रूप में ही रखना पड़ेगा क्योंकि उसका माध्यम हिंदी है। इन पर दिख रहा है। और यह टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसमें भी स्पष्ट है। द्वितीय भाषा के रूप में उसे अंग्रेजी भाषा, जो सामान्य भाषा भी कही जाती है, का अध्ययन करना होगा। यदि अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी माध्यम का छात्र प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी विशिष्ट का पेपर देगा और द्वितीय भाषा के रूप में वह हिंदी सामान्य भाषा के रूप में पेपर देगा। उर्दू का छात्र है तो वह उर्दू विशिष्ट का पेपर प्रथम भाषा के रूप में और द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य अंग्रेजी का पेपर देगा। मराठी वाला छात्र प्रथम भाषा मराठी विशिष्ट और द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का चयन करेगा। द्विभाषी फार्मूला क्योंकि कक्षा 5 में लागू होता है, इस कारण से यह दो भाषाएं पढ़ना प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक है। अब यदि अतिरिक्त भाषा का भी इसमें विकल्प दिया गया है, छात्र अतिरिक्त भाषा का चयन कर सकता है। यहाँ ये विकल्प है कि वह चयन कर सकता है। यदि वह चयन करता है तो उसे रिजल्ट में शामिल किया जाएगा, वार्षिक परीक्षा के परिणाम में उसको जोड़ा जाएगा। इसका अर्थ यह है, यदि वह अतिरिक्त भाषा के रूप में किसी भाषा का चयन करता है तो उसे उस में पास होना आवश्यक है, 33% अंक लाना आवश्यक है। अब बात यह आती है कि इसमें कौन सी भाषा का चयन करेंगे, तो इसके लिए उर्दू और मराठी दो माध्यम वालों के लिए ही विकल्प है और वह हिंदी भाषा का ही चयन करेंगे क्योंकि अपना मध्य प्रदेश है हिंदी भाषी है, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक है। तो यदि वो अतिरिक्त भाषा लेता है तो हिंदी भाषा का उसको चयन करना होगा और उसमें उसे उत्तीर्ण होना आवश्यक। कक्षा 8 के लिए त्रिभाषी फार्मूला लागू हो जाता है। इसमें 3 भाषाएं, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा। जैसा कि टेबल में आप देख रहे हैं, यदि हिंदी माध्यम का छात्र है, प्रथम भाषा के रूप में वह हिंदी विशिष्ट का पेपर देगा, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सामान्य लेगा, तृतीय भाषा में वह संस्कृत, उर्दू या मराठी, इन 3 में से किसी एक भाषा का चयन कर सकता है। अंग्रेजी माध्यम का छात्र है तो वह प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी विशिष्ट लेगा, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सामान्य लेगा और तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत, उर्दू, मराठी सामान्य भाषा के रूप में चयन करेगा। कोई एक भाषा उसको लेना पड़ेगा। उर्दू माध्यम का छात्र है, उसका प्रथम भाषा के रूप में उर्दू विशिष्ट का ही अध्ययन करेगा, द्वितीय भाषा अंग्रेजी सामान्य होगी और तीसरी भाषा उसकी हिंदी सामान्य होगी। यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि तृतीय भाषा के रूप में वह केवल हिंदी भाषा का ही चयन कर सकता है। मराठी का छात्र प्रथम भाषा के रूप में मराठी विशिष्ट, द्वितीय भाषा में अंग्रेजी सामान्य और तृतीय भाषा के रूप में हिंदी सामान्य का अध्ययन करेगा। इस हिसाब से जो भाषाएं आपकी चयन होना है उसके लिए आपको टेबल दी गई है, उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर हमने आपको एक बार बता दिया है। इसी
को लेकर के आपको इसका चयन करना है, उसके अतिरिक्त चयन नहीं करना है। अब हम आगे की चर्चा के लिए डॉक्टर लोकेश खरे से अनुरोध करते हैं कि वह भाषा के संबंध में और अधिक जानकारी आपको प्रदान करें। डॉक्टर लोकेश खरे। साथियों नमस्कार। वार्षिक परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप जो 2021-22 के प्रश्न पत्रों में रहा है उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। जैसा 21-22 में रहा है लगभग उसी तरीके से 22-23 की परीक्षाओं में भी ये लागू होगा। जैसा कि आप लोगों ने पाठ्य पुस्तकें देखी है, पाठ्य पुस्तकों के शुरुआती पृष्ठों में ही लर्निंग आउटकम को अंकित किया गया है, मुद्रित किया गया है। ये लर्निंग आउटकम 2017 से भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे, जिसे मध्य प्रदेश ने राजपत्र में प्रकाशन के साथ इनको स्वीकार किया है। ये जो लर्निंग आउटकम है, भाषा के संदर्भ में अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कौशल आधारित लर्निंग आउटकम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ये जो आप लर्निंग आउटकम देख रहे हैं, ये समस्त लर्निंग आउटकम कौशल आधारित है। कौशल से आता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन 4 कौशलों के आधार पर ये लर्निंग आउटकम डिफाइन किए गए हैं। प्रश्न पत्रों में एक वेटेज के तहत हम लोग जो भी प्रश्न पूछते हैं या विषय वस्तु के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु पढ़ाते हैं, उस विषय वस्तु को इन लर्निंग आउटकम में समाहित किया गया है। ये जो लर्निंग आउटकम टोटल 17 लर्निंग आउटकम कक्षा 5 के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन लर्निंग आउटकम्स को आप प्रश्न पत्रों में भी देख पाएंगे। अभी जो बदलाव हुआ है, एक बैलेंस के साथ प्रश्न पत्र डिजाइन किए जाते हैं। लर्निंग आउटकम जो चाहता है वो हम ऐसे प्रश्न भी शामिल करते हैं जो सीधे लर्निंग आउटकम को डिफाइन करते हैं और बच्चे को स्वयं सोचने, समझने और व्यक्त करने की दृष्टि से उसको वो प्रश्न समाहित होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे कंटेंट से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, लेकिन इसका आशय ये कदापि नहीं है कि जो कंटेंट से सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उनमें लर्निंग आउटकम शामिल नहीं है। उन कंटेंट आधारित प्रश्नों में भी लर्निंग आउटकम को देखने को हम देख सकते हैं। आज मैं जिन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा उसके पहले आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि कोविड के दौरान मध्य प्रदेश शासन ने अपने पाठ्यक्रम का कुछ पुनर्नियोजन किया था। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। जो पुनर्नियोजन हमने किया हुआ है उसमें 60% सिलेबस को हमने शामिल किया था और 40% सिलेबस अपेक्षा थी कि बच्चे घर पर रहते हुए उस पर काम करेंगे। टोटल अगर आप कक्षा 5 की हिंदी की भाषा भारती पाठ्य पुस्तक को देखेंगे तो कुल 22 पाठ इसमें हैं। उसमें से हमने 16 पाठों को शामिल किया था 60% के अंतर्गत। मतलब वो कक्ष के अंदर पढ़ाए जाने थे, कक्ष के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। शेष जो पाठ बचते हैं उन 6 पाठों को हमने होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में बच्चे को पढ़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ था और अपेक्षा ये की गई थी कि वार्षिक परीक्षा में इन छूटे हुए पाठों से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इन छूटे हुए प्रश्न पत्रों के साथ कुछ प्रोजेक्ट कार्य दिया जा सकता है। कुछ प्रोजेक्ट कार्य इन छूटे हुए पाठों को समाहित करते हुए दिया जाएगा। ये निर्देश 2020 में कोविड के दौरान लागू हुए थे, जो लगातार इस सेशन तक अभी भी, चूंकि बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ है, उस लर्निंग लॉस को देखते हुए सत्र 2022-23 में भी इस आदेश का पालन किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र आएंगे
वो उन 16 पाठों से आएंगे जो आपको कॉलम 2 में दिखलाई दे रहे हैं। एक बार मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा ताकि अगर किसी को नहीं दिखलाई दे रहा है तो वो पुष्प की अभिलाषा एक पाठ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पाठ है, हम भी सीखें पाठ है, ईदगाह है, पन्ना का त्याग है, दशहरा है, छत्रपति शिवाजी है, रम्मो और कल्लो है, नीति के दोहे हैं, मरकर भी जो अमर हैं वह पाठ सम्मिलित है, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर वह पाठ सम्मिलित है, मित्र को पत्र यह पाठ भी सम्मिलित है, मध्य प्रदेश का गीत यह पाठ भी सम्मिलित है, राष्ट्र प्रहरी, रानी अवंतीबाई और उज्जैनी। इन पाठों से वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पाठ छूटे हैं, जो पाठों को कम किया गया है, उनसे प्रोजेक्ट वर्क के रूप में 2 प्रोजेक्ट प्रत्येक परीक्षार्थी को 2 प्रोजेक्ट करना होंगे, जो इन 6 पाठों में से किसी भी पाठ के हो सकते हैं। अंत में आप उदाहरण के तौर पर कुछ प्रोजेक्ट वर्क देख भी रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने एक बुद्धि का फल पाठ को अपने पुनर्नियोजित पाठ्यक्रम से कम किया था, तो उसके अंतर्गत हम बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि बच्चों को अकबर और बीरबल से संबंधित किसी चातुर्य की कथा को खोजना है और उसको लिख करके लाना है। तो इस तरीके के छोटे छोटे से प्रोजेक्ट अपेक्षा रहेगी कि ये जो 6 पाठ छूटे हैं भाषा भारती से, वो प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों से 2021-22 के जो प्रश्न दिए गए थे, जो प्रश्न पत्र दिया गया था, उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। इन प्रश्नों को इसलिए चर्चा करना आवश्यक है कि जैसा कि अभी आदरणीय अजय सक्सेना जी ने आपको ब्लूप्रिंट के माध्यम से बताया है कि 10 प्रश्न बहुविकल्पीय स्वरूप के होते हैं, 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होते हैं, फिर कुछ प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होते हैं। तो आप देख पाएंगे इन प्रश्नों में कि हमने जिन प्रश्नों को समाहित किया है वो कैसे सीधे कंटेंट से संबंधित नहीं है, लेकिन वो कंटेंट उन्होंने अपनी किसी ना किसी पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में पढ़ा हुआ है, और जो लर्निंग आउटकम निर्धारित है वो लर्निंग आउटकम उनको कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करने में मदद कर पा रहे होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये टोटल प्रश्न जो 21-22 के प्रश्न पत्र में दिए हुए थे, टोटल 24 प्रश्न इसमें थे, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, 10 लघु उत्तरीय प्रश्न थे और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। ऐसे कुल प्रश्नों की संख्या जो 21-22 के प्रश्न पत्रों में शामिल थे, वो कुल 24 प्रश्न वार्षिक परीक्षा में शामिल थे। और इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 24 प्रश्न शामिल होंगे, जिसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अंक शुरुआती जो अजय सक्सेना जी ने जैसा आपको बताया था, शुरुआत के 10 प्रश्न जो बहुविकल्पीय है वो 1-1 नंबर के हैं, 10 प्रश्न जो लघु उत्तरीय है वो 3-3 नंबर के हैं, और जो 4 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे वो 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। इस प्रकार टोटल प्रश्नों की संख्या 24 और टोटल अंक 60 निर्धारित होंगे वार्षिक परीक्षा में। ये एक आप उदाहरण देख रहे हैं, एक लर्निंग आउटकम जो कि अगर आप देखेंगे 5.6 एक लर्निंग आउटकम है। वो लर्निंग आउटकम कहता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से इतर सामग्री जैसे अखबार, बाल पत्रिका, होर्डिंग्स आदि को समझते हुए पढ़ते हैं और उसके बारे में बतला पाते हैं। इसको यदि हमें जांचना है, इसको यदि हमें बच्चे के साथ काम करना है, तो एक यहाँ आप देख पा रहे हैं, एक विज्ञापन की शक्ल में, एक पोस्टर की शक्ल में एक चित्र दिया हुआ है और उस चित्र में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। बच्चे को ये इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और इस पढ़ने के आधार पर कुछ चीजों को समझना है।
यदि बच्चा इन दी हुई जानकारी को ठीक ठीक ढंग से पढ़ और समझ पाता है, उसके बाद ही वह अब अपने अगले जो इस कंटेंट पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए थे, जल्दी से हम अगले प्रश्न भी दिखा देंगे सर। नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ, 5 का है, ये कक्षा 5 का पिछले साल का प्रश्न पत्र है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये 5 प्रश्न यदि बच्चे ने वह विज्ञापन या सूचना पढ़ी है तो वह इस प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से दे पाएगा और हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि बच्चे ने उस दिए गए होर्डिंग्स या विज्ञापन को बेहतर ढंग से समझ लिया है। आप यदि इन प्रश्नों को भी और बारीकी से देखना शुरू करेंगे तो ये हर प्रश्न भी एक एक एलो किसी एलो को पूर्ति कर रहे होंगे। मतलब ये वो जो एक चित्र दिया है उस चित्र के साथ निश्चित रूप से बहुत सारे जो भी प्रश्न दिया गया है वो किसी ना किसी एक एलो को समाहित किए हुए है। जैसे आप दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूध मिलेंगे दूध पिएंगे बच्चे, वाक्य में रेखांकित शब्द है, रेखांकित किया हुआ है पिएंगे शब्द, और यहाँ अपेक्षा की गई है कि वो इस पिएंगे शब्द को समझ पाएगा कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण। इस तरीके का भी एक एलो अगर आप देखेंगे तो X5.11 वो आप एलो डिफाइन करता है कि इस तरीके की सामग्री को बच्चा पहचान पाता है व्याकरणिक दृष्टि से, कर्ता कर्म क्रिया जैसे इनको वो पहचान कर अपने आप को बता पाता है। तो ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं ये हर प्रश्न के साथ भी कोई एलो अपने आप में डिफाइन होगा। ये भी आवश्यक है समझना कि एक ही प्रश्न में एक से अधिक एलो भी अनेक बार समाहित हो सकते हैं, एक से अधिक एलो भी उसमें काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये जो आप देखेंगे पहला प्रश्न जो दिया हुआ था इसी में बता देते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया है। अगला ये भी एक विज्ञापन के स्वरूप में दिया हुआ है, ठीक वैसे ही इसके भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं। यदि आप इन 5 प्रश्नों में देखेंगे, जैसा सक्सेना जी चाह रहे हैं कि इजी प्रश्न किस तरीके से होगा, तो इजी प्रश्नों को आप नेक्स्ट करिएगा प्लीज। ये जो आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, धमका चाय में कौन सी जड़ी बूटियां मिली हैं। अब ये धमाका चाय में कौन सी जड़ी बूटियां मिली हैं, अब ये अगर आप पिछले चित्र पर जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है, केवल बच्चे को वहां से और यहाँ को उसको मिलान करना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। ये देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है अदरक, लौंग, मुलैठी, दालचीनी, इलायची। अब इसमें से जो ऑप्शन वहां दिए हुए हैं वो कौन से ऑप्शन इससे मेल खाते हैं, बस इतना काम बच्चे को करना है। इस तरीके से बहुत ही सरल प्रश्नों की भी श्रेणी है, और जैसा अभी सक्सेना जी ने बताया कि इजी, एवरेज और थोड़े से कठिन प्रश्नों को समाहित किया गया है, तो वो आप इन प्रश्नों में देख पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये 10 प्रश्न बहुविकल्पीय स्वरूप के थे। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसमें भी आपको लगभग 60% प्रश्न ऐसे होंगे जो विशुद्ध रूप से कंटेंट आधारित प्रश्न होंगे, पुस्तक आधारित प्रश्न होंगे। जैसे आप दूसरा प्रश्न जो देख पा रहे हैं, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है, ये सीधे सीधे पुष्प की अभिलाषा पाठ से उठाया गया है। लेकिन पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो ये किसी कंटेंट को डिफाइन नहीं कर रहा है, किसी पाठ को डिफाइन नहीं कर रहा है, ये स्वतंत्र है। हर बच्चे ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये अपनी पसंद के 5 फूलों के नाम लिखना है, तो मेरी पसंद के कुछ 5 फूल दूसरे हो सकते हैं और गुप्ता जी की पसंद के कोई 5 फूल दूसरे हो सकते हैं। तो ये कंटेंट आधारित बहुत प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे कि 6 प्रश्न जो दिए गए हैं वो विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तक आधारित है, जबकि 4 प्रश्न जो इसमें समाहित किए गए हैं वो ओपन एंडेड है। नेक्स्ट करिएगा प्लीज।
इसको आगे बढ़ाइएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 14वां प्रश्न जो दिख रहा है, 15वां प्रश्न जो दिख रहा है और 16वां प्रश्न जो दिख रहा है, ये भी विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है। लेकिन इसके प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 20 ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको बच्चे अपनी समझ के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर वो इनके आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा सा 19वां 20वां प्रश्न भी एक बार दिखा दीजिए सर। जैसे ये 19वां प्रश्न आपके सामने है, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखना है। अनुसार अनुनासिक कक्षा 5 की पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ने ये पढ़ा नहीं है, उसने इस अनुसार अनुनासिक को कम से कम 16 पाठ जो उसने पढ़े हैं उसको कम से कम 5 या 6 स्थानों पर इस अनुसार और अनुनासिक की प्रैक्टिस हुई है। यहाँ हम किसी पाठ से रिलेटेड नहीं पूछ रहे हैं, हम उसको स्वतंत्र छोड़ रहे हैं कि वो अनुसार और अनुनासिक जैसे शब्दों को स्वयं लिख पाए। तो ये स्वतंत्रता बच्चे के पास है कि वो उस कंटेंट के अलावा भी जो उसके परिवेश में है, जो उसके आसपास शब्दावली है, उन शब्दावली से भी वो चयन करके इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकता है। बीसवां प्रश्न है ये जैसे एक हमें अनपढ़ लोगों की सहायता क्यों करना चाहिए। ये अगर आप देखेंगे तो ये एक रम्मो और कल्लो पाठ है जो निरक्षरता पे आधारित पाठ है, लेकिन हमने सीधे उस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न नहीं दिया है। यहाँ हम बच्चे की अभिव्यक्ति को देखना चाहते हैं, बच्चे के द्वारा क्या सोचा जा रहा है, क्या थिंकिंग बनी है उस पाठ को पढ़ने के बाद। तमाम तरीके के शिक्षक के द्वारा बातचीत की गई होगी कक्षा में, शिक्षक ने जब प्रश्नों के अभ्यास कराए होंगे तो उन अभ्यासों में इस तरीके की बात है। जब हम योग्यता विस्तार के प्रश्न कराते हैं तो उसमें इस तरीके के अनुभवजन्य प्रश्न पर बातचीत करना होती है, बच्चे को लिखने के लिए देना होता है। तो ऐसे प्रश्न जो ओपन एंडेड है, अपेक्षा ये की जाती है कि हर बच्चा अपने तरीके से, अपनी भाषा में, अपने अनुभवों के साथ इसको कुछ लिख रहा होगा। तो लेखन कौशल की अभिव्यक्ति के लिए ऐसे प्रश्नों को समाहित किया गया है। और पुनः मैं दोहराना चाहूंगा, सारे प्रश्न जो भी प्रश्न पत्र में दिए गए हैं वो किसी ना किसी लर्निंग आउटकम को पूरा कर रहे होते हैं। एक अंतिम 4 प्रश्न और मैं चर्चा करना चाहूंगा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रेणी में है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 50% प्रश्न पाठ्य पुस्तक आधारित है, मतलब 4 प्रश्न दिए गए हैं तो 2 प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे सीधे पाठ्य पुस्तक के कंटेंट से जुड़ते हैं और 2 प्रश्न ऐसे हैं जो पाठ्य पुस्तक के पढ़ने के बाद अपने अनुभवों के आधार पर, अपने जो उसने जो भी उसके अभिव्यक्ति है वो अपनी लेखन अभिव्यक्ति के माध्यम से इन प्रश्नों को लिखेगा। यदि आप देखेंगे कि 21वां प्रश्न और 24वां प्रश्न, जो 21वां प्रश्न है वो गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मरकर भी जो अमर है पाठ है उसमें राजा भाऊ महाकाल का विस्तार से परिचय दिया गया है, उसमें इस गोवा मुक्ति आंदोलन के बारे में भी बातचीत की गई है। तो ये कंटेंट आधारित प्रश्न है, बच्चे ने वो कंटेंट में पढ़ा है और वहां से भी वो इसको सीधे लिख सकता है। लेकिन अगला प्रश्न जो दिया है कि अपने आसपास में जो पशु आपने देखे हो उनके नाम लिखिए। तो ये हर बच्चे के परिवेश में जो भी जानवर उसको दिखते हैं, जो भी उसके घरेलू खासकर पालतू जानवर जो उसको दिखते होंगे, उन पे वो थोड़ी सी अपनी समझ के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर, अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर इनका उत्तर लिख रहा होगा। इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट है कि आपको कौन सा पशु सबसे प्रिय है और क्यों है। तो वो कौन सा पशु है, उन जो भी उसने जानवरों के नाम, पशुओं के नाम लिखे हैं उसमें उसको कौन सा पशु सबसे प्रिय है और वो क्यों है, उसका रीजन। तो ये भी ओपन एंडेड टाइप का क्वेश्चन है कि बच्चे अपने स्वयं के विवेक पर, अपने अनुभव पर, अपने मन की बात इन प्रश्नों के माध्यम से लिखेंगे।
जिसको हम किसी ना किसी एलओ के साथ जोड़ करके उसको हम जांच रहे होंगे। और पुस्तक मैंने शुरू में ही, सक्सेना जी का कहना है कि पुस्तक का नाम शुरू में पहली स्लाइड में ही मैंने भाषा भारती का फोटो भी लगाया हुआ था। तो जो हिंदी विशिष्ट के प्रश्न पत्र हैं, जैसा अभी खरे सर ने आपको बताया है कि हिंदी माध्यम के जितने बच्चे होंगे वो इस भाषा भारती पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे होंगे या उन्हें ये प्रश्न पत्र मिलेगा। तो ये टोटल 24 क्वेश्चन पर जो 2021-22 के प्रश्न पत्र पर आधारित थे, वो थोड़ी सी बात करने की कोशिश की गई है ताकि ये समझ बन सके कि किस तरीके के प्रश्न अब परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। कंटेंट आधारित एक बड़ा लिमिटेड मामला है। आप पूरे प्रश्न पत्र में देखेंगे तो लगभग 40 से 45% मामला सीधे कंटेंट आधारित प्रश्नों का मिलेगा। बाकी 50-55% प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होता है जहां बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति के साथ, अपने कुछ कौशल के साथ, अपने कुछ अनुभव के साथ उसको इसको आंसर देना होता है। थैंक यू। थैंक यू मेरे सर। अब आगे बात बढ़ती है। अगर आसिफ सर, डॉक्टर आसिफ सईद खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो अपना हाथ हिलाएं, जब तक मैं अपनी बात कहता हूं। अभी खरे साहब ने जो भाषा के संबंध में बात कही, तो हमारे प्रश्नों का स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाषा के प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा। जी। तो जी, इसमें भाषा का पढ़ाना का उद्देश्य है है कि बच्चे पढ़ें, पढ़कर समझें और उसको दैनिक जीवन में उपयोग लाएं। तो हमारे प्रश्न आपने देखे होंगे कि इसी प्रकार के हैं। और इससे दूसरी बात यह है कि बच्चों में जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनका विकास हो और वो अपनी दिनचर्या में उनको उपयोग में लाएं, अनुभवों को शेयर कर सकें, अनुभवों को लिख सकें, अनुभवों को बता सकें। तो हमारे प्रश्न जो है हम इन्हीं पर फोकस करते हैं। अगर बच्चा कोई किताब पढ़ रहा है, कोई पाठ पढ़ रहा है, तो उससे उसने क्या सीखा, हम इसको रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं अपने प्रश्नों में। तो इसकी कोई चिंता की बात नहीं है किसी भी विद्यालय के लिए, चाहे वो विद्यालय किसी भी स्तर का हो। क्योंकि अगर बच्चे ने पढ़ा है, उसने कुछ सीखा है, तो वो जरूरी नहीं कि किताब में से ही पूछा गया हो, वो उस पाठ में से भी पूछा जा सकता है और उस पाठ से रिलेटेड जो उसने सीखा है, जो उसमें वैल्यूज डेवलप हुई है, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। अब चूंकि उर्दू का भी इसी से संबंधित है, तो डॉक्टर खान साहब से, आसिफ भाई साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि वो थोड़ा सा बताएं उर्दू के बारे में। सर पैटर्न, मेरी आवाज आ रही है सर? आर यू देयर? सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो जी सर। आवाज आ रही है सर? अनम्यूट कर लीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ सर। जवाब दे दो। हेलो मेरा मोबाइल डिस्टर्ब। आवाज आ रही है सर? लाइव चैट में कुछ प्रश्न, 2-3 प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ। जवाब दे दीजिए जब तक आसिफ जी जुड़ते हैं, जब तक मैं आपने पूछा है तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है एड्स के बारे में। तो एड्स में हम लोग कल और परसों 14 और 15 तारीख में हम लोग कक्षा 8वीं की बात कर रहे होंगे। तब हम भाषा पे कक्षा 8 में भी विस्तार से बात कर रहे होंगे। हिंदी मीडियम भाषा भारती किस कक्षा के बच्चों के लिए उपयोगी होना है, तो ये अभी खरे साहब ने भी बताया, मैंने भी रिपीट किया था कि हिंदी मीडियम जिन बच्चों का है वो भाषा भारती के साथ काम कर रहे होंगे। जो अभी मैंने जिन विषयों पर चर्चा की है, जिस प्रश्न पत्र पर चर्चा की है, और अंग्रेजी, उर्दू और मराठी माध्यम के बच्चों के लिए सुगम भारती, जिस पर अभी चर्चा होगी आज से बाद में, तो सुगम भारती का होगा। उसका ब्लूप्रिंट लगभग यही होता है। प्रश्नों का स्वरूप उसका थोड़ा सा और सरल कर दिया जाता है ताकि वो बच्चे जो सेकंड या थर्ड लैंग्वेज में भाषा सुगम भारती को पढ़ रहे हैं वो उसको कर पाए। सर मेरी आवाज आ रही? डॉक्टर आसिफ सर। सर जी सर। ये उर्दू के लिए आप चाहेंगे?
सर अभी हमारे डॉक्टर लोकेश सेम वही उर्दू का भी है, उर्दू भाषा का भी है, और इसमें सर सामान्य और विशिष्ट उर्दू दोनों के पेपर तैयार किए गए हैं, और दोनों का जो सिलेबस है अपना वो एक ही है। फिर वो जो अपने पैटर्न अपनाया है वो एक ही तरीका है इसमें। अब रहा सवाल ये है कि सवालात जो म्यार अभी लोकेश ने बताया कि बच्चों का जो सतह है, जो बच्चों की म्यार है, उस म्यार को रखते हुए जैसे हिंदी में बनाए गए ऐसे ही ऐसा इसी तरीके से उर्दू में भी तैयार किए गए। लेकिन सवालात में तकसीम सवाल की अगर बात की जाती है, अगर उर्दू वाले जानना चाहते हैं तो तकसीम सवालात में कुल सवालात 22 हैं, जिसमें मारूदी सवालात जो है 10 हैं, जो एक एक नंबर के हैं, कुल नंबर 10। और मुख्तसर सवाल जिन्हें कहा गया है, तो मुख्तसर सवाल 10 हैं जो कि 3-3 नंबर के हैं, जो कुल 30 नंबर बच्चों को हासिल करना होगा। तो 5 नंबर के हैं, इस तरह कुल नंबर होंगे। तो कुल टोटल होगा सर ये, जैसा कि अभी डॉक्टर लोकेश सर ने हमारे बताया, सेम वही तरीका इसमें है। इसमें निसाब को तकसीम किया गया सर, हमें 31 अक्टूबर तक को ध्यान में रखना। जी सर, थैंक यू सर। -1 ग्रेड 8 पर मबनी है जी। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हाँ सर, बस यही है। और इसमें अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, वैसे तो उर्दू के पेपर वही पहले से बनते भी आए हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। बस हमने ये इसमें 50% बच्चों को वो कंटेंट के अलावा हमने 40% तो हमने कोशिश ये करी है कि जो कि कंटेंट बेचते हैं या मतन बेस के ऊपर सवालात हैं, और 50% बच्चा अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदा से, अपने आसपास से अपनी नॉलेज बेस के ऊपर जवाब देते हैं। और तरीका वही है जो हिंदी का है, जैसा हिंदी में बना है वैसे ही वैसा। और ये जरूर कंफ्यूजन हो रहा था, कुछ लोगों के फोन मेरे पास आ रहे थे कि क्या साहब वो सामान्य उर्दू के भी पेपर बने हैं क्या? लेकिन सामान्य उर्दू के पेपर बने हैं, मैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। सामान्य उर्दू के पेपर उनके पास में, और उर्दू भारती के नाम से बेसिक, और गुलशन उर्दू के नाम से शीर्षक से सामान्य। और इसके अलावा भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कर सकता है, वापिस सेम वही पैटर्न है जो आप कहेंगे। इसके अलावा भी अच्छा, इसके अलावा भी अगर किसी कोई सवाल है क्या सर? इसके अलावा कोई तो पूछना कमेंट चाह रहे हैं? करेंगे, हम जवाब बाद में भी दे सकते हैं उनको। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं मराठी के लिए निवेदन करता हूँ मैडम से, उसके बाद फिर अंग्रेजी। सभी को नमस्कार। वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए मराठी विषय से संबंधित जो भी हमें तैयारी करनी है, उससे रिलेटेड स्लाइड्स के माध्यम से मैं बता रही हूँ। मध्य प्रदेश में मराठी स्कूल है, और उस स्कूलों में SCERT की जो किताब है, तो नेक्स्ट भारती करके इयत्ता 5वीं लिखी है, और ये मराठी विशिष्ट की किताब मराठी माध्यम के स्कूलों में लागू है। जहाँ पर भी ये किताब से पढ़ाई की जा रही है, उस किताब में एक अनुक्रमणिका दी है। नेक्स्ट स्लाइड। इस अनुक्रमणिका में कुल 23 पाठ दिए गए हैं। इन 23 पाठों के आधार पर हमें 60% जो परीक्षा हेतु लेना है प्रश्न, उसकी लिस्ट अगले क्रम में नेक्स्ट। इसमें पाठों के नाम दिए हैं कि जिसमें वार्षिक परीक्षा हेतु कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उन पाठों के नाम मैं ले रही हूँ। माझी मराठी कविता है, राष्ट्र प्रहरी, मोती, श्रावण मासी हर्षवानसी, भेट, नर्मदा, पाट्या, एका बालवीराची रोशनी जारी करेंगे जी, आगे जारी भी कर दी जाएगी। तो इस तरह से
14 जो पाठ है वो 14 पाठ हम लोग इस वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्नों में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सर। के बाद में जिस पाठ के आधार पर हम प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हैं बच्चों को, उसके लिए भी एक लिस्ट ये जो आपके सामने दिख रही है, कुल 9 पाठ है और इन 9 पाठों के आधार पर हम प्रोजेक्ट कार्य दे सकते हैं। नेक्स्ट, एक ब्लूप्रिंट की जो बात आदरणीय सक्सेना सर ने पहले ही बता दी है कि इस पर प्रश्न किस प्रकार के होंगे, किस कौशल पर आधारित होंगे, कठिनाई स्तर क्या होगा, एलो कोड के बारे में डिटेल डॉक्टर लोकेश खरे सर ने बात की है कि किस तरह से लर्निंग आउटकम बेस्ड हो, किस तरह से, और अंक का निर्धारण किस तरह से, इस पर अभी डिटेल चर्चा हुई है, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। नहीं, प्रोजेक्ट कार्य में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उदाहरण के लिए दिया है, एक उदाहरण के तौर पर दिवाली है त्योहार जो हम मनाते हैं, इस आधार पर बच्चे अपने मन से स्वेच्छा से जो भी आंसर लिख पाएंगे उस पर प्रोजेक्ट भी बना पाएंगे और प्रोजेक्ट का आंसर कर पाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न हम प्रोजेक्ट में दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। अंग्रेजी के लिए मैं डॉक्टर कौशल मैडम से निवेदन करता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। आप लोगों ने दूसरे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे भाषा से संबंधित विशेष रूप से, उन्होंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस प्रकार का ब्लूप्रिंट होगा और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन्हीं बातों को मैं यहाँ पर अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इंग्लिश में हम सबसे पहले बात करेंगे, ये जो इंग्लिश रीडर है हमारी जनरल सीरीज, तो स्पेशल विशिष्ट हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए, और ये स्पेशल सीरीज है इंग्लिश रीडर की। These 2 books are based on the question paper। और यहाँ पे हमने जो 60-40 का वो किया था कोरोना टाइम में, जो सिलेबस कम किया था, पुनर्नियोजित या पुनर्व्यवस्थित किया था, उसमें कक्षा 5 में जनरल इंग्लिश में 12 लेसन थे, उनमें से हमने 4 को ड्रॉप किया था और 8 ही लेसन हमने पढ़ने के लिए रखे थे बच्चों को, और जो 4 लेसन ड्रॉप किए थे उनके हमने प्रोजेक्ट दिए थे। उन्हीं लेसन में से ये प्रोजेक्ट दिए थे, ये आपको शेयर किया जाएगा और सर ने ऐसा कि अभी कहा आपको कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो कक्षा 5 का जनरल की बात हुई। विशिष्ट इंग्लिश के लिए, विशिष्ट अंग्रेजी के लिए ये 17 लेसन थे कक्षा 5 में। उन 17 में से हमने 10 लेसन लिए हैं इंक्लूडिंग पोएम्स एंड प्रोज वर्क। तो ये 10 लेसन हमने जो यहाँ पे लिए हैं उनके नाम आपको कैलकुलेट कर दिए जाएंगे शीर्षक। और ये जो 7 लेसन हटाए हैं यानी अभी ड्रॉप किए हैं, जो एग्जाम में नहीं आएगा जनरल से, उनके हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए हैं, साइड में क्वेश्चंस लिखे हैं, एंड द प्रोजेक्ट आर बेस्ड ऑन द लेसन्स देमसेल्व्स। और प्रोजेक्ट भी बहुत इजी है, जैसे कि छात्र पाठ को घर पर पढ़े, जो पाठ हमने ड्रॉप किया जैसे हम नहीं पढ़ा रहे हैं उसको वो घर पर पढ़ेगा, और प्रश्न के जो अंत में प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर अपने शिक्षक अभिभावक या सहपाठी की सहायता से ढूंढेगा और उन्हें इंग्लिश में लिखेगा। ठीक वैसे ही यहाँ आउट ऑफ 5 ओनली 2 प्रोजेक्ट्स आर टू बी डन। और इसी तरह से कुछ ग्रीटिंग कार्ड, शादी के कार्ड एकत्रित करेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट तो ये बेस्ड ऑन द लेसन्स हैं, अलग से नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये ओपन एंडेड है, यानी बच्चा अपने अभिभावक, शिक्षक या सहपाठी की सहायता से इनको खुद जा करके कलेक्ट करेगा जो भी उनको बताया गया है हमने, या जो आसपास अपने परिवेश में मिलने वाले पशु पक्षियों, फूलों और फलों के नाम अंग्रेजी में अपनी प्रोजेक्ट बुक में लिखेगा। तो ये तो कक्षा 5 के इंग्लिश और जनरल। हाँ, अब ये परीक्षा के क्वेश्चन पेपर तो ये है ना, ये वार्षिक में ही पूछा जाएगा इसमें से। तो ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, अभी आपको जो पैटर्न बताया गया है 1 to 10 एक नंबर का 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, यानी 10 नंबर 10 प्रश्न ये है, इसके बाद 3 मार्क्स यानी 10 ये है, तो 40 हो गए, और लास्ट में 20 मार्क्स के यानी 5 मार्क्स ईच का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो ये पैटर्न है, टोटल 24 क्वेश्चन होंगे, और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और जो मल्टीपल चॉइस है
एक नंबर का है वो रहेगा। और पूर्णांक यानी पहली में मार्क्स 16 है, आउट ऑफ 16 वो जो है बच्चे इसमें से पासिंग मार्क्स गेन करेगा और फिर उसी के आधार पर इसका रिजल्ट बनेगा। तो ये कुछ चीजें जो हमें आपको शेयर करनी थी। इसके अलावा कौन से लेसन ड्रॉप किए हैं, कौन से रखे हैं, वो लिस्ट आपको सेपरेट कर दी जाएगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये भाषा के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो ब्लूप्रिंट का पैटर्न जो हमारे अजय सक्सेना साहब ने दिखाया था। सर आ जाइए। अजय सक्सेना सर ने दिखाया था। सचिन मैडम अभी इधर आ जाइए। हमारे सक्सेना सर ने जो दिखाया था पैटर्न वही है, केवल आप लोगों को डाउट नहीं हो इसलिए हमने हर भाषा का सेक्शन अलग अलग रखा है। और क्योंकि हिंदी को फॉलो करके बाकी आगे बढ़ते हैं, हमारा हिंदी भाषी राज्य है, इसलिए हमने हिंदी का विस्तार से ले लिया है। बाकी उसी में कैसा रहेगा बाकी अन्य भाषाओं को इंक्लूजन, तो ये आपने देखा। अब मैं पर्यावरण अध्ययन के लिए डॉक्टर शशि दिवाकर मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ तो अपना बता दें। नमस्कार। जैसा कि आप सभी ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक देखी होगी, इसमें जैसा कि हमारे साथियों ने पूर्व में बताया कि वार्षिक परीक्षा में जो लिखित परीक्षा होगी उसमें विषय वस्तु का 60% यानी कि पर्यावरण अध्ययन में 14 पाठों को शामिल किया जाएगा और जो शेष पाठ रहेंगे उन पर प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा। अन्य विषयों की भांति पर्यावरण अध्ययन में भी 10 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 30 अंकों के लघु उत्तरीय और 20 अंकों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पर्यावरण अध्ययन में जो भी प्रश्न होंगे हमारे वो सीखने के प्रतिफल पर आधारित होंगे। कुछ प्रश्न हैं जैसे जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये सीखने के प्रतिफल से संबंधित है। जैसा पहला प्रश्न है, ये सीखने के प्रतिफल 503 से संबंधित है, जिसमें कि वो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा मनुष्यों की परस्पर निर्भरता का वर्णन से संबंधित है। कैंचियों को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह प्रश्न आप लोग समझ ही रहे होंगे कि यह किस प्रकार मनुष्य और जंतुओं की निर्भरता को परिभाषित कर रहा है। प्रोजेक्ट वर्क देखिए। प्रोजेक्ट वर्क में जो शेष हमारे पाठ हैं, जो 40% पाठ रहेंगे, 40% विषय वस्तु है, उसको प्रोजेक्ट वर्क में शामिल किया गया है। जैसे कि एक पाठ है बसेरा ऊंचाई पर, उसमें कुछ प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित कुछ बिंदु दिए गए हैं। इसके आधार पर देखा जाएगा कि बच्चा अपने आसपास का अवलोकन करके किस तरीके से उसको अभिव्यक्त कर पाता है। थैंक यू सची मैडम। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, हमने जान करके इसको लास्ट में रखा है ताकि हमारा जो इसमें विस्तार रहे वो पूरा हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर गुप्ता साहब वो कर सके। चलिए ठीक है, थैंक यू सक्सेना जी, दोनों सक्सेना जी, काफ़ी अच्छा शुरू में अभी बातचीत हुई। मैं सबसे पहले तो ये दिखा देता हूँ कि जो गणित की किताब चल रही है राज्य में वो ये है आपके सामने, ये इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम की, ये दोनों किताब आप लोगों को फील्ड में है आपके पास, ये दोनों किताब आपके पास है। इसके बारे में मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी बातचीत हुई शुरुआती तौर में कि लर्निंग आउटकम, ये सारे पेपर जो है एनसीएफ एनईपी ये कहता है कि लर्निंग आउटकम बेस्ड सब कुछ होना चाहिए। तो लर्निंग आउटकम बेस्ड सब कुछ होने के लिए एनईपी 20 में भी इसका रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रांगली है, हर चीज जो होगी दैनिक जीवन से संबंधित होगी और वो दैनिक जीवन में गणित को पहचाने, गणित को समझे, जिससे गणित का भय खत्म हो और गणित को रियल में समझे। तो इसके लिए एनईपी 2020 के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें उनने लर्निंग आउटकम्स फ्लो किया था। तो लर्निंग आउटकम्स पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि लर्निंग आउटकम्स होता क्या है। तो लर्निंग आउटकम्स को आप अपनी किताबों में के शुरू के पेजेस में आप देखेंगे तो आपको लर्निंग आउटकम्स की पूरी एक लिस्ट दी है, जिसमें कि मैथ्स को लेके एम से शुरू किया है, एम 501, एम 502, एम 503 ऐसे करके, अगर 5वीं कक्षा के लिए देखते हैं तो वो आप देखिए जरूर और उसके बाद आप उसके साथ आगे बढ़िए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये जिस प्रकार से इस समय का एग्जाम होने वाला है आपके वार्षिक परीक्षा, उसमें 60% सिलेबस जो लेना है और 40% सिलेबस का प्रोजेक्ट के रूप में देना है, उसको इसमें इस तरह से डिवाइड किया कि आप शुरू में देखेंगे कि हर पार्ट के लिए अंक निर्धारित दिया हुआ है शुरू में ही किताबों के।
जो शुरू में किताबों के जो पाठ के साथ अंक निर्धारित है, देखें इस पेज पे, हालांकि आपको इसमें अभी किताबों में देखेंगे तो दिखेगा, शुरू के पेजेस में दिए हैं, शुरू के 1-2 पेज देखेंगे, उस पाठ के दिए गए अंकों के आधार पे हमने इस पाठ को 60-40 में डिवाइड किया हुआ है। अब इसके अंतर्गत 14 पाठ है कक्षा 5 में, 14 में से 10 पाठ लिए गए हैं जो लिखित पेपर के रूप में आपके आएंगे, और बाकी 4 पाठ जो हैं ये प्रोजेक्ट के रूप में आएंगे। मेरे को लग रहा है कि मैं इन पाठों को अगर आपके सामने पढ़ दूं तो जल्दी जल्दी में पढ़ देता हूं। तो पहला पाठ है मछली उछली, वो है आकृति और कोण, कितने वर्ग, हिस्से और पूरे। 5वां पाठ छोड़ दिया है, 5वां पाठ छोड़ेंगे, मैं मतलब फैक्टर और मल्टीपल है 6वां पाठ, पैटर्न वाला 7वां, 8वां पाठ छोड़ दिया है नक्शा का, इस प्रकार डिब्बे और स्केच, 10वां और 6वां भाग, क्षेत्रफल और घेरा, गुणा और भाग के तरीके, ये 12वां पार्ट इसमें छोड़ दिया, स्मार्ट चार्ट जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। इस तरह से 4 पार्ट छोड़े हैं और 10 पार्ट आपको इसमें लिए हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये 4 जो 10 पार्ट लिए गए हैं, इसी पे आधारित प्रश्न इस साल आपको पूछे जाएंगे। जैसा कि आपने एक पैटर्न देखा है कि 2021-22 में जो एग्जाम हुआ था वार्षिक परीक्षा, 60 अंक का था, ये भी 60 अंक का ही होगा। अभी अजय सक्सेना ने शुरुआती उसमें बताया कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी हो रही है वो 50 अंकों की हो रही है। तो उसमें से सीधा सीधा है कि 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है, शुरू के 10 नंबर के हो गए, 1-1 नंबर के हैं। 10 प्रश्न शॉर्ट आंसर के हैं जो 3 नंबर का एक है, तो 10 या 30 नंबर, 30 और शुरू के 10 ऑब्जेक्टिव 40 नंबर के हो गए। और 2 प्रश्न जो दिए गए हैं वो लॉन्ग आंसर है। तो ये 2 प्रश्न जो लॉन्ग आंसर है ये अर्धवार्षिक के लिए है, इससे मिला के 50 नंबर का हुआ। और यही 2 प्रश्न की जगह 4 प्रश्न दे दिए गए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, तो ये 60 अंक का हो गया। 4 प्रश्न मतलब 5-5 अंक के, तो 20 नंबर का हो गया। इस प्रकार से आप देखते हैं कि वार्षिक परीक्षा 60 अंकों की होगी। अब आपको प्रश्नों पे आते हैं, प्रश्नों के स्वरूप पे। मैं साथियों ये बात बता दूं कि एनईपी 2020 में और एनसीएफ 2005 में ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन था कि बच्चों को समझ की तरफ जोड़ा जाए, ना कि उसको रटने की तरफ भेजा जाए। गणित हमेशा समझ के साथ आती है, उसमें समझ, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा से ज्यादा संभावना है, नॉलेज से संबंधित कुछ नहीं है। गणित एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए समझ पे आधारित ही बातचीत करें। जैसे मैं आपको देखता हूँ कि तुल्य भिन्न की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि पेज नंबर 64 जो है कक्षा 5 का, उसमें आप देखते हैं कि एक आप यहाँ बोर्ड पे आइए जरा, बोर्ड पे कैमरे को करिएगा जरा, ये ये देखिए इस टाइप का आपको एक ग्रिड दिखेगा 64 पेज पे। आप देखेंगे इसे, ये देखेंगे कि ये पूरा हिस्सा है, और ये इसको इस तरह से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए ये 64 पेज पे इस तरह से दिया भी हुआ है। आप इसमें देख रहे हैं कि ये पूरा हिस्सा है, इसके ये 2 हिस्से बराबर बराबर है। ऐसे ही ये हिस्से इसके 4 बराबर बराबर दिख रहा है किसी एक के, ऐसे ही 8 हिस्से बराबर, मतलब ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। ये इसमें इस बात को ज्यादा फोकस किया गया है कि ये कैमरे को थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे तो ये इस बात को फोकस किया कि एक कितने 1/4 मिलके 1/2 बनाते हैं। बच्चों में यहाँ समझ की जरूरत है। आप देखेंगे उसमें बहुत सारी ऐसी बातें दी गई हैं जो समझ को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें कितने 1/4 मिलके 1/2 बनाते हैं, तो ये तो 1/2 है, तो ये पूरा 1/2 है, ये पूरा 1/2 है, तो कितने 1/4 मिलके 1/2 बना, दिख रहा है कि 2 1/4 मिलके 1/2 बना। ये प्रश्न इस तरह के पूछे जाएंगे, और इसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आगे भी कई जगह ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको आपको समझ देने के लिए जरूरत है इस बात की कि बच्चों को ये ऐसी एक वस्तु दिखाइए, कोई बना लीजिए इस तरह का कुछ, और उसमें दो दो बराबर बराबर टुकड़े ऐसे बनाइए। ये देखिए ये 2 टुकड़े हैं, ये दोनों पीसेस को नाप के देखिए कि 2 बराबर हिस्से हो गए। इस एक हिस्से के 2 बराबर हिस्से कर दिए, यहाँ आप रख के दिखाइए, ये 2 बराबर हिस्से हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से 2 बराबर हिस्से इसमें दिख रहे हैं। अब इसका एक का रंग बदल दीजिए, ये पीला रंग हो गया, तो आप देखते हैं कि एक पीला जो है पूरे का 1/2 है, और लाल भी एक पूरे का 1/2 है। कुछ इस तरह के करके देखने के मौके दीजिए कि बच्चे आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे देंगे।
211 की मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो बच्चे उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो आप लोग कुछ इस तरह के मौके दीजिए। ये मैंने एक प्रश्न बनाया है, इस तरह का स्वरूप आपको मिलेगा प्रश्न पत्रों में। दूसरा एक प्रश्न पे और मैं बात कर लेता हूँ, वो ये है कि किसी इस तरह के प्रश्न होते हैं कि किसी 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, वो ऐसे मौके आप दीजिए बच्चों को। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप देखेंगे कि एक ऐसा कंटेनर है, इसमें दो बॉल डले हुए हैं, ये यहाँ पे 5 पे है और यहाँ पे ये 10 पे है। अगर एक और डाल देते हैं तो ये लेवल इसका 10 पे हो जाता है। तो इसको 50 पे जाने के लिए कितने ये बॉल डालने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे प्रश्न, या अगर इसको नीचे लाना है 5 पे तो कितने निकाल लेंगे, तो नीचे उतने ml, नीचे ये 5 ml था, ये 10 ml हो गया। तो इस तरह के जो लॉजिकल क्वेश्चन है, जो समझ से संबंधित हैं, ऐसे प्रश्नों को आप देने की कोशिश करें और ऐसे पढ़ाने का प्रयास करें, ऐसे अवसर दें बच्चों को जिसमें इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के उनको मौके हैं। मेरे हिसाब से कुछ मैंने अपनी बातों को बहुत संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद सभी को। गुप्ता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बस 2 बात कहना चाहता हूँ। आज जो बात हुई है वो अर्धवार्षिक और वार्षिक पर हुई है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अर्धवार्षिक में 50 अंकों का प्रश्न पत्र होना है और इसमें अर्धवार्षिक में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। वार्षिक परीक्षा में 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा और उसमें प्रोजेक्ट प्रत्येक विषय के लिए 2 होंगे। बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, जिन प्रश्नों को मैं बात करना चाहूंगा और कल भी उन प्रश्नों के जवाब देंगे। इसमें पूछा है कि ब्लूप्रिंट कहाँ है। ब्लूप्रिंट जिलों को शेयर कर दिया गया है। लोगों ने विषय वार ब्लूप्रिंट मांगा है। हर एक विषय के लिए ब्लूप्रिंट एक ही है, उसमें एलोज जो है वो विषयवार आ जाएंगे। दूसरी चीज, उन्होंने पुस्तकों के बारे में पूछा है, पुस्तकों के बारे में आपको लिंक शेयर की जाएगी। तीसरी चीज, उन्होंने इसमें अभी चैट निकालो, कुछ चैट के क्वेश्चंस हैं जो मैं लेना चाहा था, जिसमें लोगों ने कहा था कि कल हम जब लिंक से जुड़ेंगे तब हम इस चैट से बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को शेयर करेंगे। हाँ, ये जरूर बताना चाहता हूँ कि दीक्षा पोर्टल पर सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप लोग दीक्षा पोर्टल गूगल पे जब जाएंगे तो उसमें आप कोई भी पुस्तक है, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी निर्देश हैं, जितने भी पुस्तकों की लिंक है, जितने भी ब्लूप्रिंट्स हैं, जितने भी मॉडल आंसर्स हैं, मॉडल प्रश्न पत्र हैं, ये सारे के सारे हम आपको एक डाउनलोड एक सेक्शन बनाने वाले हैं पोर्टल पर, और उस पोर्टल में दे देंगे जो आप लोगों के लिए एक्सेसिबल होंगे। और साथियों, जब भी आपको किसी प्रकार की समस्या, वैसे तो अब लगता है आज बहुत सारी समस्याओं का आपको हल मिला होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो हम लोग